Welcome to my channel. You are watching Maths Affinity and I welcome you to all my channel. So जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो अगर नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है AMU ट्रिपल ई। मैं आपको AMU ट्रिपल ई की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, उसका आज नेक्स्ट वीडियो है। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए जिसमें मैंने आपको बताया था कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको 10 से 11 चैप्टर बताए थे और उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उसमें मैंने आपसे ये भी कहा था उस वीडियो के एंड में कि मैं आपको इन सभी चैप्टर्स में न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा और थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयार करना होगा। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो चाहे वो न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो, मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है। आज मैं आपको सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर देंगे। सॉलिड स्टेट से हम ये सॉलिड स्टेट पहले कवर कर लेंगे पूरा चैप्टर आज के इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में नया कोई चैप्टर होगा। ठीक है, तो अभी वो फिक्स नहीं है नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा वीडियो होगा, नया चैप्टर कौन सा होगा। ठीक है, तो आज हम सॉलिड स्टेट में AMU ट्रिपल ई के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकता है मैं आपको बताऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ इस वीडियो के पहले मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि मैं पूरा सॉलिड स्टेट एक एक टॉपिक नहीं करवाऊँगा, मतलब कि आपको खुद तैयार करना होगा। बट मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या फिर जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है या फिर जो थ्योरेटिकल में जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैं क्लियर करूँगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलिए सॉलिड स्टेट से आपको पहले तो सॉलिड स्टेट में आपको सिंपल लैटिस में ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है। सिंपल लैटिस यानी कि अगर मैं सिंपल लैटिस की बात करूं ऐसे, सॉलिड स्टेट सॉलिड का अगर मैं ये है हमारा कोई सॉलिड, तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो हमेशा उसके कॉर्नर्स पर होते हैं। शेप की ज़्यादा मत देखना, ठीक। तो नंबर ऑफ एटम इसमें कॉर्नर एटम्स पर होते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, ये पहला ये दूसरा। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की अगर हम बात करें तो मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट है। फुल चैप्टर नहीं एक्सप्लेन करूँगा, पर हाँ समझो फुल ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं टॉपिक क्लियर करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है बॉडी सेंटर्ड में, इसमें कॉर्नर पर तो एटम्स प्रेजेंट ही होते हैं, बट उसके एक सेंटर में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसे भी प्रेजेंट होता है एकदम सेंटर पर, ठीक है। ये होता है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब बात करेंगे हम FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। तो फेस सेंटर्ड जैसा कि इसका नाम है, जैसा कि इसका नाम है, इसमें क्या होता है कॉर्नर पर तो एटम्स प्रेजेंट ही होते हैं, कॉर्नर पर तो एटम बट उसके फेस पर भी प्रेजेंट होते हैं। आप पहले आपको तो कुछ चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए, बेसिक चीज़ें होती है कि फेस क्या होता है। तो फेस ये होता है, जैसे अगर मैं इसका ये निकाल के बाहर रखूँ तो इसकी हर फेस पर प्रेजेंट होती है। ये फेस देखो, इधर फेस इधर फेस इधर फेस, तो इसके हर फेस पर प्रेजेंट होते हैं। देखो इस फेस पर नीचे वाले फेस पर, एक यहाँ वाले एक ये वाले फेस पर और एक ये वाले फेस पर, और ये हो गया एक ऊपर वाले फेस पर। तो इस तरह इसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब आपको पता ही होना चाहिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। खैर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैं आपको थोड़ा बेसिक सा नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अब आपको ये सब चीज़ें अपने आप पढ़नी होंगी। जैसे थ्योरेटिकल की बात करें कि रोमोनॉर्डिकल क्या होता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, क्रिस्टल और क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस, ये सब चीज़ें आपको खुद पढ़नी होंगी, ठीक है। मैं आपको एटॉमिक रेडियाई, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, पर मैं आपको एक डेरिवेशन भी करवा दूंगा सिंपल क्यूबिक का। फिर आपको बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड ये आपको बुक में मिल जाएगा आपकी क्लास 12 की, वहाँ से आप अपना पूरा सा डेरिवेशन तैयार कर सकते हो। बट फार्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। पहला मैं आपको बात करूँगा सिंपल लैटिस की, यानी कि सिंपल क्यूबिक की, यानी कि हम SC कह सकते हैं, कह लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो
अभी मैंने आपको बताया था इसमें कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हमने बना लिया क्यूबिक लैटिस, क्यूब बना लिया, ठीक। इसमें कॉर्नर पर एटम्स, बट कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या वो इतने छोटे होते हैं, ये तो हम इसको शो करते हैं क्योंकि हमको समझना है। अब मैं आपको अगर रियल डायग्राम बनाने की बात करूं, अगर हम रियल बनाएंगे, हम ऐसे शो ही क्यों करते हैं, हम रियल में क्यों नहीं शो करते, हम रियल में इसलिए नहीं शो करते क्योंकि हम रियल में समझेंगे हमारा डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, बट आपको समझना ज़रूरी है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक फेस ले लेता, चलो इस फेस को अगर मैं इधर बना लूँ, मतलब ऐसे कर लूँ, तो एक्चुअल में ऐसे होते हैं उसके कॉर्नर पर एटम्स, ऐसे होता है। और ये थोड़ा मेरा बनेगा नहीं अच्छा, मैं अब टच करा होता है, और एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। सो इसमें आप क्या है कि जो अगर मैं एक इसकी ऐसे से नाम रख लूँ ABCDEFGH, तो जो एज, जो देखो जो ये जो स्पेयर ही तो बन रहे हैं, स्पेयर ही तो है ये। तो जो रेडियस ऑफ स्पेयर होती है ये हमारी आर होती है, तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। आई बात समझ में? बट यहाँ पर सो ऐसे हम करते हैं, सो हम ऐसे करते हैं, बट रियल में कैसा होता है वो मैंने आपको बता दिया। ये मैंने एक फेस का बताया है, इसी तरह ये वाले फेस का, इसी तरह ये वाले फेस का, इसी तरह ये वाले फेस का, इसी तरह नीचे वाले फेस का, इसी तरह उधर वाले फेस का, ऐसा होता है ये रियल में डायग्राम। ये रियल में एक फेस का है, ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, वरना आप समझ नहीं पाओगे। और एज लेंथ होती है, ये न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो एज लेंथ होती है इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, अभी बता रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, नेबर क्या होता है, पड़ोसी होता है। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर डी होती है, ठीक है, ये पहली चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है। और रेडियस जो होती है वो आर होती है, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर मैंने आपको शो कर दिया, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होती है, आर होती है। सो ये बातें समझ में आई। इसी से हम एक फार्मूला निकालेंगे सिंपल क्यूबिक के लिए, और फिर आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए फार्मूला मिलेगा और फेस सेंटर्ड के लिए भी। तो हम बॉडी सेंटर्ड के लिए और फेस सेंटर्ड के लिए नहीं बताएंगे, उसका डेरिवेशन सेम लाइक सिंपल क्यूबिक है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो वो आपको बुक में मिल जाएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि यही आपको कह सकते हैं बोर्ड के लिए तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बट आपको कॉम्पिटिटिव में डेरिवेशन तो करने को मिलेगा नहीं, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको फिर डेरिवेशन करके बता दूंगा सिंपल क्यूबिक के लिए। सो पहले बात बतानी थी कि जो एज लेंथ होती है वो ए होती है, यानी कि ये ए होती है, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर का क्या मतलब हुआ, मतलब नियरेस्ट का क्या मतलब होता है, पास का, नेबर क्या मतलब होता है, पड़ोसी, यानी कि जो पास के पड़ोसी के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो हम डी कह सकते हैं। यानी करीब मैं इसकी बात करूँ, एक फेस की बात करूँ, एक फेस की बात करें, तो ये जो हो गया ये नियरेस्ट नेबर ही तो है, पास पास के हैं। देखो आपके घर के पड़ोस में जो मकान बना तो वो आपका पड़ोस ही तो होता है। देखो इसके घर के पड़ोस में ये है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। तो यहाँ से आपके एक बात बताओ, ये आर है, ये आर है ना, बीच में कोई गैप है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं डी इक्वल टू 2r। ये एक हमें बहुत ही अच्छी चीज़ मिली। हमने ये वाला फेस निकाला था, तो चलो इसका नाम भी रख लेते हैं, ए, क्या रख सकते हैं, ABHG, ये वाला फेस निकाला था। तो अब सब क्लियर हो गया, वो डी इक्वल टू 2r, इसका बहुत ज़रूरत होने वाली है, अभी देखना आगे आगे होता है क्या। अब बताओ इसमें जो लेंथ होगी और ब्रेथ होगी क्या वो बराबर होगी कि नहीं बराबर होगी, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है आपको, साइड ए है। अब बताओ ए इक्वल टू 2r नहीं होगा, देखो ये जो है वो अभी तो ए ही है, और ये हम जहाँ बताया था स्पेयर ऐसे ऐसे हैं, तो ए इक्वल टू 2r हो जाता है। तो यहाँ से हमें r इक्वल टू a/2 एक फार्मूला मिला, और हम जानते हैं कि d इक्वल टू 2r होता है, वी नो दैट d इक्वल टू 2r होता है। सो यहाँ से हम r की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो r इक्वल टू d/2 होता है,
सो यहाँ से हमें एक और एक्सप्रेशन मिला r=d/2, यानी कि हम रिलेशन बिटवीन, अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस ऑफ स्फीयर और डिस्टेंस बिटवीन नेबर की, तो ये हमें रिलेशन मिला। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। तो बस यही दो फार्मूला मिलते हैं सिंपल क्यूबिक के। तो आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपने इस डेरिवेशन से आपको कौन सी फार्मूला अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही नहीं चाहिए कि एज लेंथ क्या होती है, नेबर को डी से डिनोट किया जाता है, रेडियस ऑफ स्फीयर का आर के डिनोट किया जाता है, तभी आप न्यूमेरिकल को टैकल कर पाओगे। इस न्यूमेरिकल में हमने क्या सीखा, हमने फार्मूलाज निकाले। कौन से दो फार्मूला निकाले आप याद रख लेना। यहाँ पे चलो हम लिखते चल रहे हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए r=a/2 और कह सकते हैं r=d/2। ये दो फार्मूला हमने निकाले। अब अगर मैं बात करूँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो हालांकि मैं डेरिवेशन तो चलो बता ही देते हैं पूरा डेरिवेशन, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे इसमें। ये वाले में आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा फार्मूला जो मिलेंगे थोड़ा अलग मिलेंगे। देखो इसमें मैंने आपको पूरा डायग्राम बना दिया, क्योंकि मैं इससे पहले आपको समझा चुका हूँ, तो मैंने सोचा बना लो, टाइम क्यों वेस्ट करें। तो ये मैंने एज लेंथ आपको बता ही दी, ठीक है। एज लेंथ इसको कहते हैं ए को। तो अगर हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम निकालें तो मुझे ये क्या साइड मिल जाएगी, तो आप कह सकते हो बिल्कुल मिल जाएगी। तो यहाँ निकालते हैं AC², पाइथागोरस थ्योरम आती होगी ना, हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर =AB² प्लस BC²। सो अगर हम AC² की वैल्यू निकालना चाहें तो AB हमारा A² हो जाएगा और ये BC भी A² है। तो AC की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी A√2। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब बात बताओ, जो ये CG है, CG अगर मैं यहाँ से रिलेशन की बात करूँ डिस्टेंस बिटवीन नेबर्स की, तो ये आपको यहाँ पर जो CG है वो क्या 2D मिल जाएगा। कहोगे बिल्कुल मिल जाएगा यार, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर CG = 2D कहो, ठीक है। और अगर मैं D की वैल्यू निकालना चाहूँ, यानी कि D = CG/2, सो ये भी हमें मिल जाएगा। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें यानी कि CG की, सो हमें एक फार्मूला मिल जाएगा D के टर्म्स में। तो हम CG की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें ये पता अब चल गया है ये √2 होता है और ये हमें पता है A है। सो हम ये परपेंडिकुलर स्क्वायर फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो हो जाएगा हमारा GC² AC² प्लस AG²। सो A√2 का स्क्वायर प्लस A²। इसका बताने का मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन तभी मैं बता ही दे रहा हूँ कि इसमें फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चाहो तो स्किप कर सकते हो वीडियो को। GC की वैल्यू यहाँ पर रख दो, GC = A√3/2। सो आपको पहला फार्मूला ये मिला D और A के टर्म्स में। अगर आप R का चाहते हो तो हम जानते हैं D = 2R होता है। सो हम कह सकते हैं D = 2R, तो यहाँ मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, तो R की वैल्यू मिलेगी A√3/4। अब मैं फेस सेंटर्ड के लिए आपको नहीं डेरिवेशन करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि उसका डेरिवेशन एकदम सेम यही तरह है, तभी भी मैंने आपको बॉडी सेंटर का बता दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। सो दो फार्मूला आपको इंपॉर्टेंट रखना है, इसका कुछ चाहो डेरिवेशन दिमाग में रखो ना, ये दो फार्मूला इंपॉर्टेंट हो गए, काम चल जाएगा। तो हमने क्या क्या फार्मूला कि अब चलो मैं आपको फेस सेंटर्ड का भी फार्मूला बताता हूँ। तो आपको पहली चीज़ दिमाग में रखनी होगी, सिंपल क्यूबिक के लिए मैं सिंपल क्यूबिक को SC से नोट कर रहा हूँ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को BCC और फेस सेंटर्ड क्यूबिक को FCC। तो इसमें हमें जो फार्मूला मिले वो सिंपल क्यूबिक के लिए R = A/2, R = A/2 और R = D/2। और बॉडी सेंटर्ड के लिए कम फार्मूला मिले R = A√3/4 और एक मिला हमें D = A√3/2, ठीक है। चाहो तो इसमें ये वाला फार्मूला याद रखो और D = 2R वाला रिलेशन याद रखो, काम चल जाएगा। तो फेस सेंटर्ड के लिए क्या मिला आपको फार्मूला, जिसका मैंने आपको डेरिवेशन नहीं करवाया, लेकिन मैं आपको बता दिया जरा फार्मूला हो सकता है आपको पता होना चाहिए, आपको 12th में होगा पता। और D का फार्मूला मिला A/2√2। तो ये हमें बहुत अच्छा रिलेशन मिल गया। तो ये 1 2 6 फार्मूला ये आपको सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए याद होना चाहिए। अगर नहीं आपको पता है तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
ये पता होना चाहिए, सबसे बड़ा इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ ये आपको पता ही होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है रेडियस रेशियो। पर इसको बताने से पहले मैं बात फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि अभी इसके बाद जो अभी हमने फार्मूला बताया था उसके बाद मैंने कई चीज़ें नहीं बताई, जैसे कि टेट्राहेड्रल हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, हेक्सागोनल में पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं इतनी ज़्यादा आपके लिए, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे न्यूमेरिकल हो। तो रेडियस रेशियो ने आप में फार्मूला पढ़ा होगा आर प्लस, ये बहुत ही छोटा सा अच्छा फार्मूला है, आर प्लस अपॉन आर माइनस, ये आपका रेडियस रेशियो कहलाता है। इसके मैं आपको अभी न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये आपका छोटा सा फार्मूला है। इसमें आर प्लस आप क्या कर सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा रेडियाई ऑफ कैटायन, और आर माइनस दिया होगा रेडियाई ऑफ एनायन। ये होता है आर प्लस का मतलब, और आर माइनस का मतलब रेडियाई ऑफ कैटायन और रेडियाई ऑफ एनायन। ये होता है आर प्लस अपॉन आर माइनस। आपको न्यूमेरिकल में ऐसा दिया होगा और आपको कैलकुलेट करना होगा रेडियस रेशियो। कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं ये आपको बताएंगे, पर न्यूमेरिकल आएंगे तब। न्यूमेरिकल भी आपको करवाएंगे, जितने भी बन सकते हैं हमारे पास से, बहुत अच्छे से। मतलब आपको न्यूमेरिकल इस चैप्टर में जितने भी टाइप के हो सकते हैं वो सब आपको करवाएंगे, मतलब उस टाइप के न्यूमेरिकल करवा देंगे, ठीक है। पर क्या इतने से काम चलेगा, ये भी बात है, नहीं चलेगा। क्या होता है कि रेडियस रेशियो ऐसे बताना पड़ेगा कि आर प्लस अपॉन आर माइनस की जो कैलकुलेशन होगी, अरे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं मैं आपको ऐसे नहीं बता पाऊँगा, बताएंगे, ठीक है। तो अगर आर प्लस अपॉन आर माइनस हमने रेडिया ऑफ कैटायन और रेडिया ऑफ एनायन आपको दिया होगा न्यूमेरिकल में, और आप कैलकुलेट करोगे कुछ वैल्यूज आएगी, ठीक, डिवाइड करोगे तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि कोई वैल्यू आएगी। अगर वो वैल्यू 0.1155 से लगाकर 0.225 तक आती है, तो इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं ट्राइगोनल। ये ज्योमेट्री हो गई हमारी ट्राइगोनल। और कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को CN से नोट कर रहे हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये बिल्कुल मत कंफ्यूज होना कि ये CN क्या है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी न्यूमेरिकल में देख लेना, याद रख लेना इसको। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका 3 ट्राइगोनल के लिए। मतलब अगर रेडियस ऑफ इन दोनों का आपको कोई न्यूमेरिकल में दिया होगा और कैलकुलेट करने पर इन दोनों के बीच की वैल्यू आती है, सो आप उसकी ज्योमेट्री आपसे पूछेगा न्यूमेरिकल में, तो आपको कोई ट्राइगोनल और कोऑर्डिनेशन नंबर जरूर पूछ सकता है, तो उसको याद रखना 3 होता है। आई बात समझ में। और अगर रेडियस ऑफ रेशियो इतने के बराबर आए, यानी कि 0.225 से लगाकर 0.414 के बीच आए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 यानी कि 4, और ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्योमेट्री पूछेगा, कोऑर्डिनेशन भी पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। और अगर आपके कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रेशियो है वो 0.414 से लगाकर 0.732 आता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 5, और इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 0.3, इसका रेडियस रेशियो 0.3732 से लगाकर 1.0 होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, और इसकी ज्योमेट्री होती है क्यूबिक। जितना चीज़ें बताई ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शायद आपको पता हो, नहीं पता हो तो नोट कर लो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। मतलब अगर रेडियस रेशियो अपने कैलकुलेट करने पर इनके बीच आया या इतना इतना आया, ठीक, इतना आया इनके बीच आया, तो आपका ट्रायंगल होगी ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ये यार जरूर याद रख लेना, ये पूरा याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कर सकते हो, बहुत सरल है, जीरो को मैं बताता हूँ। 0.155 से लगाकर 225, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ट्रायंगल, ज्योमेट्री जरूर याद रख लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर जरूर याद रख लेना, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 3 4 5 8, और ऐसे याद कर लो, ये ऐसे याद कर लो, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये आता ही होगा आपको पहले। अब न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं ये आपको बताएंगे पर एट लास्ट। अब इसके बाद आइडियल क्रिस्टल होता है। अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट, सॉरी
अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट बताने जा रहे हैं जो आपने शायद पढ़ा होगा, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। बहुत सारे डिफेक्ट पढ़े होंगे, शॉर्टकी होता है, पेंकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है, बट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट कौन सा है, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे हम, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट की। शॉर्टकी देखो, इसके लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ, और हो सकेगा तो मैं स्क्रीन पर दे दूँगा, इसका स्क्रीनशॉट दे दूँगा, तो आप इसमें चाहो तो मैं रिटर्न भी चीज़ पढ़ सकते हो। ठीक, देखो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है और ये आपने पूछा जाता है। तो मैंने आपसे क्या कहा था शुरू में वीडियो के कि मैं सॉलिड स्टेट का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन और जो इम्पोर्टेंट होगा थ्योरेटिकल वो भी एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो अब आया है आपका वो क्या इसको बोलते हैं कि थ्योरेटिकल पोर्शन। एक सेकंड जरा, ये गिर गया था। तो चलो शुरू करते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, तो सुनो क्या होता है, ध्यान सुनना, पूरा हिंदी में बताएंगे। इस डिफेक्ट में जो डिफेक्ट होता है वो अराइज होता है, यानी ये कह सकते हैं उत्पन्न होता है। ठीक, इसमें डिफेक्ट होता है कि जब किसी लैटिस पॉइंट के मिसिंग होने पर, यानी कोई लैटिस पॉइंट गायब हो जाता है, तो उसके जो मिस होने पर जो डिफेक्ट अराइज होता है वो हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। और अगर वहाँ पर जो लैटिस पॉइंट डिफेक्ट है तो वहाँ पर एक होल बन जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं होल। ठीक है, होल नहीं होल। ठीक है, होल बन जाता है जो इसकी वजह से डिफेक्ट अराइज होता है। इस शॉर्टकी डिफेक्ट में दो होल होते हैं। ठीक है, दो होल होते हैं, एक होल होता है कैटायन के मिस होने पर और दूसरा होल होता है एनायन होने के वजह से। बाकी जो पूरा लैटिस होता है वो पूरा न्यूट्रल होता है, यानी कि वो स्थिर होता है, यानी कि वो एकदम फिक्स्ड होता है। सिर्फ दो होल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आसानी से समझ सकते हो। इस डिफेक्ट में सिर्फ दो होल होते हैं, एक कैटायन के मिस होने पर, एक एनायन के मिस होने पर। बाकी पूरा आपका लैटिस होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि फिक्स्ड होता है। अगर मैं इसके बना दूँ डायग्राम के बारे में, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ठीक है, बी माइनस ए प्लस, और यहाँ पर एक छेद और ए प्लस बी माइनस, यहाँ पर एक छेद और ए प्लस। तो इस देखो यहाँ पर एक आपका कैटायन के मिस होने पर, एक आपका एनायन के मिस होने पर होता है। यहाँ पर अगर एक सेकंड, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बी माइनस आना चाहिए, तो एक एनायन के मिस होने पर होल है, एक कैटायन के। बाकी तो देखो पूरा लैटिस तो न्यूट्रल है। तो यही डिफेक्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट। और ये जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है ये ज़्यादातर उन में प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, स्ट्रांग आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें, स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड में ये डिफेक्ट ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। ये बता दिया। चलो क्या होता है पूरा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे थे। शॉर्टकी डिफेक्ट में दो होल होते हैं, एक होल होता है कैटायन के मिस होने पर, एक होल होता है एनायन के मिस होने पर। बाकी पूरा लैटिस हमारा न्यूट्रल होता है, यानी कि फिक्स्ड होता है, यानी कि कुछ में चेंजेस नहीं होता, ना ही कोई गड़बड़ होती है। और ये डिफेक्ट जो होता है ये मेनली उसमें प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है। बस बहुत सिंपल बात है, यही डिफेक्ट है शॉर्टकी। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की। कौन सा डिफेक्ट, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में, ऐसे कई सॉलिड हैं जिनमें कह सकते हैं कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर, जिसमें कोई भी कह सकते हैं जिसमें 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं, ऐसे लिखना हम चाह रहे नहीं थे, चलो लिख देते हैं, एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर नो इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चाहे कंपाउंड आइदर कोवेलेंट हो या आयनिक हो, चाहे कंपाउंड कोवेलेंट हो चाहे कंपाउंड आयनिक हो, एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। बट जब हम इस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं
जब हम इस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और मतलब इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आती है। एक्साइटेशन का क्या मतलब होता है, आपके अंदर एक्साइटमेंट आ गया, यानी कि आपके अंदर एक एनर्जी आ गई, एक ऊर्जा आ गई, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और वो जहाँ पर होते हैं उसको छोड़ जाते हैं, यानी कि उसको छोड़ जाते हैं। तो वहाँ पर जब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मान लो था, आपने पढ़ा होगा ये सब, इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ से छोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर एक होल बन जाएगा, यहाँ पर एक होल बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर आ गया, एक्साइटेड हो गया, और जिसको हम कह सकते हैं होल, ठीक है। और फ्लो ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होते हैं उनका जो फ्लो होता है, ठीक है, और एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे तो दूसरा ऐसे 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 ऐसे, तो इन दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो एक दूसरे से अपोजिट होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी करंट का कंडक्शन होता है, यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है, ये होता है। अब एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अभी नोट कर लो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे इधर से उधर, तो समझ लेना वहाँ पर करंट जरूर फ्लो करेगा, करंट जरूर फ्लो करेगा, मतलब ऐसी कोई कंडीशन हो वरना जरूर फ्लो करता है करंट, ठीक है, और उसके अपोजिट फ्लो करता है करंट हमेशा। ये बात जरूर इंपॉर्टेंट कर लेना, अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आप डिफेक्ट और भी इंपॉर्टेंट है पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ जरूर लेना, लेकिन फ्रेंकल डिफेक्ट मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन तो आप तैयार है अपने आप जरूर कर लेना, तभी मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस चैप्टर का आप सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला अब बताने जा रहे हैं। हम लोग डेंसिटी का फार्मूला जानते हैं, ρ = m/v, ये हमारी होती है डेंसिटी, पढ़े होगे, बहुत छोटी बात है। मास होता है, ये वॉल्यूम होता है, ठीक है। यहाँ हम फार्मूला पढ़ेंगे ρ = Zm/a³ × Na। यहाँ पर रो हमारी वही है डेंसिटी, बट ये जेड क्या है, तो जेड को बताते हैं क्या है। जेड होता है नंबर ऑफ एटम्स, बस यही चीज़ तो याद रखने वाली है। अक्सर लोग इसी में कन्फ्यूज जाते हैं कि जेड में हम वैल्यू क्या रखेंगे, सिंपल क्यूबिक BCC सबके लिए, तो ये अभी बता देंगे। और एम जो होता है वो टोटल मास होता है, एटॉमिक मास कह सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ वन एटम है, एक एटम का एटॉमिक मास। अब कितने एटम वाले होंगे वो भी बता देंगे। ए क्या है, सिंपल एज-लेंथ, और Na क्या है, एवागेद्रो नंबर, एवागेद्रोज नंबर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.023 × 10⁻23 एटम्स। सो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 0.6.0 इसकी वैल्यू याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी एवागेद्रो नंबर की वैल्यू। और जो आपको जेड की वैल्यू होती है वो सिंपल, देखो जेड की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। जेड सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। सो याद रखना, बस ऐसे याद रख लेना। 1 2 का 4, गाना सुना होगा 1 2 का 4 4 2 का 1, ठीक, उसी तरह याद रख लेना 1 2 4। बस याद रखो कि सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होती है, BCC के लिए 2 होती है, फेस सेंटर्ड के लिए 4 होती है। न्यूमेरिकल सॉल्व करे होंगे, सब पता होगा, नहीं पता तो बता दे रहा हूँ। अगर आपको सिंपल क्यूबिक की बात करी जाएगी तो आपको यहाँ न्यूमेरिकल में जेड की वैल्यू 1 डालनी होगी, बॉडी सेंटर के लिए 2, फेस सेंटर के लिए 3। अगर हम बात करें मास ऑफ 1 एटम्स की, कभी कभी ये भी पूछ लेता है न्यूमेरिकल में। सो मास ऑफ 1 एटम होता है टोटल मास बटे एवागेद्रो नंबर, टोटल मास बाई एवागेद्रो नंबर, ये होता है हमारा टोटल मास ऑफ 1 एटम। चलो अब आगे बात करते हैं आगे की। अब सुनो थोड़ा, मतलब ओरली सुनो, कंडक्टर्स क्या होते हैं, चलो इसको भी बता देते हैं। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ईजिली हो जाए उसको हम कह सकते हैं कंडक्टर, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ईजिली ना हो पाए वो होते हैं इंसुलेटर, और जिसमें
कुछ टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ना हो, यानी कि कुछ टेम्परेचर पर, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, उस पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से वो इंसुलेटर का काम करता है। बट टेम्परेचर को बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और अपना स्पेस छोड़ के भागने लगते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो वो इंसुलेटर, वो कंडक्टर का काम करता है। तो ऐसे को कहते हैं हम सेमी कंडक्टर। ठीक है, मतलब कुछ टेम्परेचर पर वो इंसुलेटर का काम करते हैं, ठीक है, और कुछ टेम्परेचर वो कंडक्टर का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं हम सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर में मतलब इतना ज़्यादा गैप होता है कि आप मतलब एक्साइट ही नहीं हो पाते। अब एनर्जी बैंड के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड क्लासीफाई द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। चलो इसको भी बता देते हैं, इसको हम बहुत जल्दी बता देंगे आपको, क्योंकि अब एक एक आप पढ़ सकते हैं, तुम इतनी ईजी लैंग्वेज होती है, जल्दी बता देते, तभी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एनर्जी गैप कंडक्टर्स में 0 होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट होती है। इससे पहले हमको बताया था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जल्दी होगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जल्दी जल्दी वो पास हो जाते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी फ्लो कर जाती है। ठीक है, ये होते हैं हमारे, और इसमें एनर्जी गैप 0 होता है। ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में, एनर्जी गैप कितना होता है। अब बात करते हैं हम इंसुलेटर। ये एनर्जी बैंड के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। इंसुलेटर्स में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये वैलेंस बैंड हो गया हमारा, ये कंडक्शन बैंड हो गया, शॉर्ट लिखे दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड जो होता है वो फुली फिल्ड होता है, यानी कि इसमें बहुत अच्छा फिल्ड होता है। ठीक है, बट कंडक्शन बैंड फुली एम्प्टी होता है, यानी कि इसमें के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट ही नहीं हो पाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा इन दोनों का बीच में एनर्जी गैप है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाते और यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। जब इलेक्ट्रॉन पहुँच नहीं पाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच नहीं पाते, तो थर्मोनिक एमिशन सुना होगा नाम, ये पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन पहुँच नहीं पाते हैं और उनको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो गैप होता है उसको क्रॉस कर जाए, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर की, जल्दी जल्दी बता रहे हैं, सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस वजह से। सेमी कंडक्टर, देखो सेमी कंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, समझ गए होंगे। तो इसमें क्या होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाते हैं और एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रोवोल्ट का होता है, और जिस वजह से वो पहुंच नहीं पाते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। बट रूम टेम्परेचर, यानी कि हम अगर केल्विन में बात करें तो 300 केल्विन पर कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो पाते हैं और वो इस गैप को कूद जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से एक फोर्स लगती है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं उस रेंज में, जिस वजह से थर्मोनिक एमिशन हो जाता है और करंट फ्लो कर जाता है। तो ये था सेमी कंडक्टर। और आप बता रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट क्या है वो खैर बताएंगे नहीं, आपको एक्सप्लेन करेंगे। इंट्रिंसिक पढ़ लेना, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर पढ़ लेना, एन टाइप पी टाइप पढ़ लेना। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब चीज़ें पढ़। अब थोड़ा न्यूमेरिकल की भी बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ कि जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, पूरा आंसर नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको प्रोसीजर बता देंगे। तो सोडियम एटम क्रिस्टलाइजेशन इन बॉडी सेंटर्ड, जिसमें एच लेंथ दी गई है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ एन एटम, रेडियस को डिनोट किया जाता है आर से, पर यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड की बात हो रही है तो a√3/4 फार्मूला पढ़ा था, आप a की वैल्यू लगा दो 4.29 और इसको चाहो तो इसी में रख दो तो ठीक है। √3/4, √3 की वैल्यू डाल लेना, डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर लिखा है कैलकुलेट एंड डी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नंबर, d = 2r, और r की वैल्यू यहाँ से जो मिलेगी वो यहाँ रख देना तो आपको ही मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका ये रहा, मैंने शॉर्ट लिखा है कि आपको रेडियाई ऑफ a+ दिया b-, तो बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिस वजह से हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है। तो आप जानते हो रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, तो a+/b- कर दोगे, सो आपका 88/200 डिवाइड करोगे तो मुझे तो पता है डिवाइड करने में कितना आएगा, 0.44। अब 0.44 आता है 0.414 से 0.732 के बीच, यानी कि जो लाइज करता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, यही हमको फाइंड करना था और हमने आपको बता दिया। तो जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिकल, क्योंकि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, जिस वजह से जल्दी जल्दी करेंगे।
तो ये क्वेश्चन रहा रो, इसमें आपको डेंसिटी फाइंड करनी और रेजिलेंथ और मास दिया गया है किसी भी एटम का। तो ये ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया गया था, पूरा लिखा था, मैंने डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि टाइम को बचाना है। तो इसमें हम जानते हैं रो इक्वल टू ZM अपॉन A³ इंटू Na लगेगा। और ये लिखा था क्रिस्टलाइजेज इन BCC क्रिस्टल। तो BCC का Z क्या होता है, 2 होता है। मास हमें दिया हुआ है 50.19, एक इतना है 200 का क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, जिसकी वजह से हम डेंसिटी फाइंड कर लें। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कितने बड़े बड़े वैल्यूज़ डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये कितना टाइम खाएगा हमारे एग्जाम में। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम जो होते हैं कम्पिटिटिव, उसमें वैल्यूज़ थोड़ी ईजी होती हैं, या फिर कुछ हिंट दी होती है, या फिर मतलब वैल्यूज़ ईजी होती हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है वैल्यूज़ इतनी नहीं होती है टफ। तो मैं वैल्यूज़ इतनी टफ ले रहा हूँ वो बात अलग है, वरना वैल्यूज़ इतनी टफ नहीं होती हैं। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, 35 मिनट कुछ हो चुका है। तो चलो, अगर कुछ बचा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा वीडियो 10-15 मिनट का बना के और न्यूमेरिकल करवा देंगे सॉलिड स्टेट का। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, और आपको वीडियो में और मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लेंथ बने। अब मैंने जितना आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने थे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। न्यूमेरिकल ही बता दिया, पर कुछ टाइप के न्यूमेरिकल अभी भी बचे हुए हैं, यानी कि 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर देंगे। तो आपको आई थिंक इस वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो क्लियर कर दिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़, मैं न्यूमेरिकल में मैं जितना चाहता था उतना नहीं हो पाया, क्योंकि लंबा बहुत हो चुका है वीडियो। देख सकते हैं आप कितना हो चुका है, 36 मिनट कुछ हो चुका है, ठीक है। तो प्लीज़ अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चलो, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसका इंतजार करना। सॉलिड स्टेट है, संडे को वीडियो आएगा, अभी क्लियर बता दे रहा हूँ। संडे को वीडियो आएगा सॉलिड स्टेट का, जिसमें हम सॉलिड स्टेट का पार्ट 2, यानी कि उसमें न्यूमेरिकल मेरा बच गए हैं कुछ, ठीक है। तो उस न्यूमेरिकल को हम और न्यूमेरिकल आपको करवा देंगे, तो आपका पूरा चैप्टर एकदम ज़बरदस्त क्लियर हो जाएगा। लेकिन जितना मैंने आपको बताया उतना तैयार कर लोगे तो आपको सॉलिड स्टेट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब बन जाएंगे। अगर वीडियो पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड संडे को वीडियो आ रहा है, बाय।